चलिए नेक्स्ट सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और उसमें आप अपने सिलेबस को साथ में ऐसे रखकर देखते जाइए। हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं और उससे ज़्यादा ही आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपका कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाए। ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। जब आयतन की बात आ गई तो एरिया की अपने आप बात आ जाती है। बताएंगे क्यों। वृत्त का केंद्र, त्रिज्या, व्यास की पहचान तथा समझ, परिवेश आधार पर समांतर रेखाएं और लंब रेखाएं क्या होती हैं, सरल ज्यामितीय आकृतियों, त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप। अब जो आने वाले जो वीडियो हैं, इससे आने वाले आगे हमारे जो भी वीडियो हैं, वीडियो नंबर शायद 23 से लेकर और आगे के कुछ पॉइंट तक हमारे जो भी लेक्चर होंगे अब इन्हीं टॉपिक पे आधारित होंगे। चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ज्यादातर बच्चे इस मेंस्ट्रुएशन वाले टॉपिक में थोड़े वीक होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्राइंगल से। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से चालू करेंगे, फिर उसका आयत बनाएंगे, फिर उसका वर्ग बनाएंगे, वर्ग के बाद हम वृत्त को फॉलो करेंगे, वृत्त के बाद हम जो आयतन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे शुरुआत यहां से होती है त्रिभुज से, है ना। त्रिभुज के बाद आयत, वर्ग, है ना। वर्ग में और एक आध पार्ट और जोड़ देंगे, समांतर चतुर्भुज भी जोड़ देंगे, उसमें समलंब चतुर्भुज भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीजें एक साथ अगर आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ये क्या लिखा है, परिवेश आधार पर समांतर रेखा एवं लंब रेखा की समझ। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो इसका मतलब जैसे ही अगर ये वाला टॉपिक आ गया तो ये कौन सा टॉपिक आ गया, एकांतर कोण, समान संगत कोण, है ना, अपोजिट कोण जब जो बनते हैं, जिन पे आधारित समांतर रेखाएं बनती हैं और लंब रेखाएं बनती हैं, पाइथागोरस थ्योरम, सब तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गए अपने आप। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हमें ये समझना है कि ये टॉपिक किस किस चीज को बिलोंग करता है। अब देखिए हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले अपन अब चलते हैं ट्राइंगल की ओर। किसकी ओर चलते हैं, ट्राइंगल की ओर। त्रिभुज, त्रिभुज को हम चूंकि अभी हम मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं, त्रिभुज को अगर ज्योमेट्री में पढ़ेंगे वहां त्रिभुज के पे आधारित किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं हम वो भी आपको बताएंगे कि त्रिभुज है। तो त्रिभुज की सबसे पहली डेफिनेशन क्या होती है कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर त्रिभुज की किन्हीं भी दो साइड्स का योग करें तो हमें हमेशा वो योग तीसरी साइड से बड़ा मिलेगा। तो ये बात तो अभी भूल जाओ, हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज का मेन फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसमें 3 साइड है और 3 एंगल है। साइड कितनी है, 1 2 और 3। अगर मान लो आपको ये मालूम है h और मान लो आपको ये मालूम है 20, तो त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन जब तक हमें उसके आधार के संगत, किसके संगत, आधार के संगत ऊंचाई नहीं मालूम होगी, तब तक हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे आपको मैं एक बात बता दूं, मान लो इधर दिया है 6 सेंटीमीटर, या कोई बात नहीं 6 सेंटीमीटर, और ये वाली लंबाई दी है, उसने हाइट दे रखी है मान लो 8 सेंटीमीटर। तो क्या आप इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब यहां इस जो आधार है 6 सेंटीमीटर, मान लो ये है 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर या उससे कम या ज्यादा, वो कुछ नहीं डिपेंड नहीं करता। मान लो ये ज्यादा हो गई
और जे कम हो गई, वो कोई मायने नहीं रखता, आधार ज्यादा हो सकता है, हाइट ज्यादा हो सकती है, इस पर कभी फोकस मत करना। लेकिन इस बात पर जरूर फोकस करना कि इस आधार के संगत हमें ये वाली हाइट चाहिए, इस आधार के संगत हमें ये वाली हाइट चाहिए, और इस आधार के संगत हमें ये वाली हाइट चाहिए। तो त्रिभुज में 3 आधार हो सकते हैं और 3 ही हाइट हो सकती हैं। तो आधार के संगत हमें हाइट को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए आपको मैं बताऊं कि आपने देखा है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हम तुरंत कह देते हैं कि 1/2 AB। मान लो अगर A इधर है और B इधर है तो ये इसका एरिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? उस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जरूरी नहीं है कि ये इसको बराबर भागों में ही बांटे। त्रिभुज की क्वालिटी हो सकती है, मान लो त्रिभुज इस तरीके से हो गया थोड़ा सा, देखो, और यहां हमने परपेंडिकुलर डाला तो क्या दिख रहा है क्या कि ये बराबर भागों में बांट रहा है। तो कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो त्रिभुज को 2 भागों में बांटता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए इसी त्रिभुज के आधार पर क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि मान लो ये दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर, ये ए, ये बी, ये सी। ओके ओके ओके, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। यहां H दे रखा है, H दे रखा है, देखना। और इसको मान लिया, मान लो 10 सेंटीमीटर। ये डिजाइन बना दी, देखना क्या कि ये बेस दिया है 6 सेंटीमीटर, ये हाइट दी है 8 सेंटीमीटर, ये वाली साइड दी है 10 सेंटीमीटर। तब अपन को H लगाना है, H निकालना है। तो एरिया क्या होगा इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस अगर 6 है तो हाइट कितनी है 8 है, यानी कि ये इसे कैंसिल हो गया 3, तो कितना आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया है। यदि हाइट एरिया और भी हो सकता है क्या, 1/2 बेस हो गया अगर 10 तो हाइट कितनी होगी h। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, चूंकि त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं, दोनों कैसे होंगे इक्वल, यानी कि 1/2 इंटू 10 इंटू h इक्वल टू 24, और ये इससे कैंसिल हो गया 5। तो h का मान कितना आया 24/5 सेंटीमीटर, भाग दे देना। अब हम आपको बताते हैं कि जो हाइट बाहर कैसे निकल गई इस त्रिभुज की। आप देखिए यहां पर भी बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि त्रिभुज की हाइट हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगी। देखना, अगर हमने त्रिभुज मान लो ये से बनाया, ये हाइट इधर आ गई, ओके, हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने का डिग्री का बनाना है 90 डिग्री। अगर यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर इधर बन रहा है बहुत अच्छी बात है। कैसे? और दूसरे तरीके से देखना, ये वाली तो हाइट यहां हो जाएगी, इस वाली में तो कोई शक नहीं, लेकिन इसको हमें इधर आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब इधर बढ़ा रहे हैं, जब यहां डालेंगे तो ये एंगल छोटा ही होता जा रहा है, दिख रहा है, लेकिन
यहां पर भी हमारा ये एंगल कैसा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा इधर चलेंगे अपन तो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। बेस हमारा यही रहेगा, बेस हमारा यही काउंट किया जाएगा, हाइट हमारी ये काउंट की जाएगी, इधर हाइट हमारी ये काउंट की, h1 ये मान लो h2, ठीक है। तो इससे यहां पे हाइट डाल दी। अब इससे कहां पे हाइट डलेगी, इससे इधर नहीं डलेगी, इसको इधर बढ़ा दो तो ये इधर हाइट डल जाएगी h3, ठीक है। तो कभी कभी जो अपनी हाइट होती है वो जरूरी नहीं है कि यहीं आए, आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती, बाहर भी जा सकती हैं। तो हमें उस लाइन के हिसाब से, चित्र के हिसाब से ऑब्जर्व करना है। अगर h2 अगर हाइट है तो ये वाला बेस हो जाएगा, h3 अगर हाइट है तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला बेस है तो ये वाली हाइट हो जाएगी। बस फॉर्मूला दिमाग में रखना है। कौन सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक दूसरा फॉर्मूला और है, अगर हाइट और बेस वगैरह कुछ नहीं दिया है, हाइट और बेस कुछ नहीं दिया है, केवल ऐसे दिया है ए बी सी, तो S इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस तरीके से निकालते हैं, अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस के सी। इसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये कौन सी कंडीशन में फॉर्मूला लगाया जाता है, जब हाइट गिवन नहीं हो, जब h नहीं दिया हो, नहीं हो और सभी साइड दी हो और ए बी सी ज्ञात हो, तब ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। चूंकि साथ में परिमाप भी पढ़ना है, तो आप परिमाप तो सब लोग जानते ही हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का परिमाप। ये त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों साइड को जोड़ देते हैं तो त्रिभुज का परिमाप। दो साइड दी हो और त्रिभुज का परिमाप दिया हो तो त्रिभुज की तीसरी साइड ज्ञात की जा सकती है। अच्छे से आ रहा है समझ में, ओके। चलिए, त्रिभुज में इतना ही था और प्रैक्टिस लेंगे हम। कॉन्सेप्ट आप समझते चलिए, फॉर्मूले आप समझते चलिए, है ना। तो त्रिभुज में अपन ने कितने फॉर्मूले पढ़े, त्रिभुज में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, 1/2 बेस इंटू हाइट, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा इंपोर्टेंट फॉर्मूला अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2। पेरीमीटर मतलब 2s, कभी कभी ये निकलवाते हैं 2s क्या है, a प्लस b प्लस c, यानी कि पेरीमीटर है। ये 2s पूरा मिलकर क्या हो जाता है, पेरीमीटर। अब आता है अपना आयत। क्या आता है, आयत। आयत में क्या होता है, ये आपका आयत है जिसमें कि ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आमने सामने की साइड बराबर होती है। यहां से लेकर और यहां तक जो डायगोनल होता है और यहां से लेकर यहां तक जो डायगोनल होता है वो भी आपस में बराबर होता है। अब इस त्रिभुज आयत को ढंग से यही समझ लेते हैं कि ए बी सी डी और ओ इधर है, तो क्या है, इसके पॉइंट बना लो पहले। तो ए बी बराबर सी डी है, दूसरा बी सी बराबर ए डी है, तीसरा ए सी बराबर बी डी है, चौथा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, 5 एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा आयत है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। आयत के साथ हमें समांतर चतुर्भुज भी पढ़ना है। हम पढ़ लेते हैं समांतर चतुर्भुज। एक और चित्र बना लो, समांतर
चतुर्भुज वो किस तरीके का होता है? वो इस तरीके का होता है, देखो थोड़ा सा बड़ा बना लो, है ना, ए बी सी डी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसमें क्या है, ये और ये अलग अलग आ गए, लेकिन यहां ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है और ये आयत है, अब इसमें क्या होता है, इसमें फिर से लिख लो, दो चीज और रहेगी इसमें कि ए बी समांतर है सी डी के और बी सी समांतर है तुम्हारा ए डी के। यह क्या होगा, ए बी बराबर डी सी है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बराबर ए डी है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये तो पैरेलल होती हैं और बी सी पैरेलल है ए डी के। या ये वाली कंडीशन बीच में फॉलो होती है। मान लो अगर बीच में ओ है तो ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। चौथा, ये इक्वल नहीं होते, ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मे बी कुछ एक कुछ नहीं, सी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और डी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब इससे क्या मतलब निकलता है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं होता। यह चीज भी आपको अभी यहां से समझना है। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज तो होता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। हम इस तरीके से इसको रीड करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर के डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, इसके इक्वल नहीं होते हैं। अंदर के तीन चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं, इसके नहीं होते हैं। तब जाकर ये, अगर कोई भी एक 90 डिग्री का इसका एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयत में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये तो हुई ज्योमेट्रिकल शेप। अब हमें पढ़ना है यहां इसका परिमाप। तो परिमाप मान लो ये एल है और ये बी है, तो परिमाप तो दोनों का सेम आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। इसका आयत का परिमाप। और अगर यहां देखी जाए, अगर ये एल है और ये बी है ना, तो इसका भी परिमाप वही होगा। फिर परिमाप में कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर एरिया की बात करें, एरिया की, यहां होगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें क्या करते हैं, यहां एक हाइट डाल देते हैं यहां और उसको मानते हैं एच। तो जो इसका एरिया होता है वो होता है एल इंटू एच, या बेस इंटू और बी इंटू एच। अगर बी इसको माने तो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप फोकस करिए कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है। मान लीजिए किसी आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये आपका आयत हो गया। इसका एरिया कितना दिया है, और ये आपको दिया 12 सेंटीमीटर। आपको बी निकालना है, तो क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर इंटू बी इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। 12 से इसको काट दिया, कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई,
10 सेंटीमीटर। कोई कहे एरिया इस आयत का, ये क्या है आयत, इस आयत का परिमाप निकालो, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा 2 इंटू बी हम निकाल चुके हैं, तो वो कितना है 12 प्लस 10 यानी कि 2 इंटू 22 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इसमें कुछ और क्वेश्चन को अगर ऐड करें कि एक किसान है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें, गुणा भाग अपन पहले से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन को इसी तरह से मॉडिफाई करेगा वो कि अगर एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्षेत्रफल आयत की एक जो लंबाई थी वो 12 थी, चौड़ाई क्या होगी, उसके बाद वो इस जो आयताकार भूखंड है उसमें चारों तरफ एक तार फेंसिंग करना चाहता है। तार फेंसिंग करने पर मतलब वो 2 राउंड तार फेंसिंग करना चाहता है। जब 2 राउंड तार फेंसिंग करना चाहता है तो उसको कितने हो गए, उसका तार की लंबाई निकाल लो 44 इंटू 2 यानी कि 88 सेंटीमीटर। क्योंकि ये भूखंड सेंटीमीटर में नहीं होगा तो यूनिट भी उसी हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ मीटर बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, ऐसे मान लो है ना, मीटर स्क्वायर। तो ये भी किसमें आएगा मीटर में आएगा और ये भी मीटर में आएगा। मान लिया 1 मीटर बराबर 1 पॉइंट या 12.15 रुपए लगते हैं तार के, तो उसका इंटू कर देंगे। कितनी लंबाई चाहिए, 4 राउंड लगाने, 4 का इंटू कर दो, 5 राउंड लगाने, 5 का, किसमें परिमाप में इंटू कर दो। तो अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमारे पास L इंटू बी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है उसमें अगर कोई एक साइड दी हो तो आप दूसरी साइड अपने आप निकाल सकते हो। जब दोनों साइड दी हो तो आप उसमें क्या निकाल सकते हो, आप उसमें क्या निकाल सकते हो, उसका परिमाप निकाल सकते हो। एक चीज और छूट गई, यह आयत है और ये मान लो L है और ये B है और हमें मान लो ये वाली लंबाई चाहिए, कभी कोई क्वेश्चन में डाल दी। तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है और ये कैसा ट्राइंगल बन गया, पाइथागोरस ट्राइंगल बन गया। ये वाला पाइथागोरस मतलब राइट ट्राइंगल बन गया। तो जो ये H बनेगा कैपिटल स्मॉल h, तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक रूल्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम फिट हो जाती है। ठीक है, चलिए आयत हो गया, आयत के बाद समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज के बाद अपन इसमें वर्ग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वर्ग। वर्ग को स्क्वायर और आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये वर्ग है, ए बी सी डी, ये चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। ये डायगोनल भी आपस में ये तो होते ही होते हैं, साथ में यहां 90 डिग्री का कोण बनता है। इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है यहां से देखो। नंबर 1, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। दूसरा, ए सी बराबर बी डी, विकर्ण बराबर हो गया। तीसरा, ए बी जो साइड है वो सी डी के पैरेलल होती है और बी सी जो साइड है वो ए डी के पैरेलल होती है। चौथा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। पांचवा, एंगल ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी और डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यहां ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री होता है। छठवां,
या बीच में ओ मान लो, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये सब आपस में बराबर होते हैं। वहां आयत में क्या होता था, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता था, वो भी चारों आपस में बराबर हो जाते थे। ठीक है। अब चूंकि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, परिमाप पढ़ रहे हैं और क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं परिमाप और क्षेत्रफल। जब परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो परिमाप वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला पेरीमीटर बोलते हैं इसको 4a, और वर्ग का एरिया इसको। साथ में ही वर्ग को अगर पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज और नहीं छोड़नी चाहिए, क्या, रियोम्बस, समचतुर्भुज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। इसको और लिख लो, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किस तरीके से बनता है, जो हमने बताया था, जैसे समांतर चतुर्भुज बनता है उसी प्रकार समचतुर्भुज बनता है। अंतर ये रहता है ए बी सी डी। ए जरूरी नहीं है यहीं से चालू करो, यहां से कर दो, ए बी सी डी। इसमें भी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। अंतर केवल इसका रहता है, डायगोनल इक्वल नहीं रहते। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, और जो एंगल है, एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। एंगल्स, जो भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, समझ लेना। कोई भी एंगल ए बी सी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। यहां का जो एंगल है ये 90 डिग्री जरूर बनता है, इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है। और यहां ओ ए इक्वल टू तो ओ सी होता है और ओ बी इक्वल टू ओ डी होता है। जो अपन ने रेक्टेंगल बनाया था, क्या बनाया था, एक बार और बता देते हैं। जो रेक्टेंगल बनाया था उसमें ये सब इक्वल होते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। लेकिन जो अपन ने ये बनाया था, समांतर चतुर्भुज बनाया था, इसमें ओ ए और ओ सी और ओ बी और ओ डी ही इक्वल होते हैं। उसी प्रकार इसमें, मतलब समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज से रिलेटेड है एक तरह से कहें। वैसे एग्जैक्टली तो ये वर्ग से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसको अगर इधर से मॉडिफाई कर देते हैं तो वर्ग बन जाता है, और इधर थोड़ा तिरछा कर देते हैं तो समचतुर्भुज बन जाता है। और इसका एक फॉर्मूला और होता है एरिया निकालने का, दोनों का। इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक फॉर्मूला और है इसका, a बराबर 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है, d1 बराबर है आपका ac, और d2 क्या है, d2 है आपका bd। मतलब जब आपको दोनों विकर्ण दिए हों तब भी आप इसको लगा सकते हैं। इसमें भी एरिया इस तरीके से निकाला जा सकता है, 1/2 d1 इंटू d2। ये तुम्हारे वर्ग की डेफिनेशन हुई क्लियर, और समचतुर्भुज की डेफिनेशन क्लियर हुई। इसके बाद हम त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और तुम्हारे समचतुर्भुज पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, या इसी में साथ में कर लेते हैं। आइए हम कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो कि वर्ग और आयत और त्रिभुज से रिलेटेड है। कुछ हमने पहले से लिख रखी हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, आप पढ़िए उसको और अब डिस्कस करते हैं कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। मतलब अगर जे एक आयत है, देखना, और जे एल है और जे बी है। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, और एल रेशियो बी कितना दिया है, 3:2। इन दिस केस हम ऐसे ले लेते हैं, एल इक्वल टू 3x और b इक्वल टू 2x। अब चूंकि हमें क्या दिया है,
आयत का परिमाप कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद आयत का परिमाप होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। 2 इंटू एल की वैल्यू है 3x और ये है 2x इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। 2 से इसको कैंसिल कर दो, जो हुआ 40 सेंटीमीटर और यहां से आएगा 5x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आएगा 8 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू 8 मिल गई तो l का मान कितना मिल जाएगा 3 इंटू 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू मिल गई 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो 24 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी इसका इंटू में आएगा वो उसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये किससे रिलेशन हुआ, आयत से। अब देखिए आयत में मेनली क्या है, आयत को देखिए और आयत पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जे आपका आयत है और जे एल है और जे बी है और यहाँ ए इक्वल टू एल इंटू बी होता है और पी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब मान लिया किसी आयत की लंबाई आपको 6 दी है और ये 4 दी है, तो इसका ए कितना होगा, ए इसका होगा 6 इंटू 4 बराबर 24 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दिया हो। और पी कितना होगा 2 इंटू 6 प्लस 4 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। यूनिट के अकॉर्डिंग रख दीजिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, और अगर एरिया में आ रहा है तो स्क्वायर लगेगा। अब सपोज करिए ये मिसिंग कर दिया हमने बी। मान लीजिए किसी आयत का क्षेत्रफल हमने आपको दे दिया 24 और ये मिसिंग कर दिया, मतलब गायब कर दिया। बी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे 6 इंटू बी इक्वल टू 24। दिस इंप्लाई दैट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आप 4 प्राप्त कर लें, 6 का भाग दे देंगे 24। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां 3 चीजें हुई। कौन सी, ए इक्वल टू एल इंटू बी, मतलब इनमें से ए 2 और 3, इनमें से कोई एक 2 हमें मिले तो तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो इस तरीके से दे दिया, ये गाइड कर दिया कि एक आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तब आयत का परिमाप निकालो। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भुजा निकालनी पड़ेगी। कितनी निकलेगी 4, फिर परिमाप का फॉर्मूला लगा देगा। ठीक है, और रेशियो वाले क्वेश्चन हमने इससे पहले बताया। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है आयत पे, वो देखिए। सपोज दैट एक आयत है और आयत का ये विकर्ण हमें दिया है 10 और एक साइड दी है 8, और हमें पूछा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही निकालिए। तो परिमाप निकालने के लिए भी एल और बी की जरूरत पड़ेगी और क्षेत्रफल निकालने के लिए भी एल और बी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहां बी मान लिया है। अब चूंकि ये क्या है, मान लो ए बी सी डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और जो हो जाएगा 64, और जो हो जाएगा बी स्क्वायर। यहां से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी 6।
सॉल्व कर लेना, 64 को इधर ट्रांसफर कर देना, 36 बचेंगे, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो बी की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हो गई। अब इस तरीके से हमें एल और बी दोनों प्राप्त हो चुके हैं, तो हम एरिया क्या निकलेगा, 8 से 48, मतलब 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, और परिमाप कैसे निकलेगी, 2 इंटू एल प्लस बी। अब क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं इस पर। क्या, मान लो यही दिया था कि 10 ये दिया था, 8 ये दिया था, और एक किसान के पास मान लो ये खेत का टुकड़ा है, वो इसके चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है, 4 चक्कर लगाना चाहता है, तो उसके तार की लंबाई कितनी है, तो जो भी परिमाप निकल के आएगा उसमें 4 का गुणा कर देंगे। और तार की कॉस्ट दी है पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको कॉस्ट निकालनी है तो उस कॉस्ट का इंटू कर देंगे साथ में। ठीक है, तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और अननोन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है देखिए, आयत के अंदर आयत, एक आयत ये है और एक आयत ये, तो हमें क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बड़े आयत के क्षेत्रफल में से, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दो, तो क्या निकल आएगा, ये अंदर का एरिया निकल आएगा। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये एक आयत है और मान लो बीच में वर्ग बना हुआ आ गया, तो क्या करना है, ये वाला एरिया निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो। और दूसरा, ये रोड बनी हुई है, प्लॉटिंग हो गई, मान लो 4 प्लॉट हो गए, एक घर वो एक हो गया, एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, तो करना क्या है, हमें इन रोडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से लेकर यहां तक जो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, एक तो निकाल लिया, जिसमें कि ये भी आ जाएगा, ये कोई स्क्वायर बनेगा, और इधर से आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि ये 2 बार आ गया तो ये वर्ग का क्षेत्रफल घट जाएगा उसमें से। तो जो भी दिया हो, मान लो ये चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी है और ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दी है और ये 8 सेंटीमीटर दिया है यहां से यहां तक, तो पहला आयत का क्षेत्रफल निकाला 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 प्लस दूसरा निकलेगा 3 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि ये जो स्क्वायर था ना कितनी बार यूज हो चुका, 2 बार यूज हो चुका। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि हमें क्या करना है, फॉर्मूला किसके लगाने हैं, आयत के फॉर्मूले लगाने हैं। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। अब चूंकि अगर इसकी परिमाप चाहिए किसी को, तो परिमाप का तो पूरा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा ये और ये से लेकर ये, उस समय भी हमें इसकी परिमाप इसमें से घटा देंगे, क्योंकि ये इधर से यूज हो गई। अब क्योंकि केवल ये और ये 2 रह गए, है ना, तो आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ और वर्ग, जो आयत तो अपने क्लियर कर लिया, जो वर्ग है, वर्ग में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, मीन्स चलिए हम दिखा देते हैं। मान लो एक वर्ग दिया हुआ है आपको ABCD, यह है एक वर्ग और इसका एक विकर्ण आपको मालूम है, मान लो 5.2, और आपसे कहा आयत का परिमाप निकालो, सॉरी वर्ग का परिमाप निकालो। क्या निकालो, वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन आपको दिया क्या है, केवल आयत का एक विकर्ण दिया है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। 4a निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालो, कुछ न कुछ तो निकालो। तो क्या, देखिए अब हम जानते हैं, जब इससे पहले हमने जो डेफिनेशन बताई थी आपको कि वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, यस,
एक को मान लिया D1 और एक को मान लिया D2, और वर्ग के दोनों विकर्ण D1 बराबर D2 होते हैं। चूंकि एक विकर्ण D1 हमें 5.2 दिया है, तो दोनों विकर्ण क्या हो जाएंगे, 5.2 हो जाएंगे। अब इसका हमने एक एरिया तो बताया था, एक एरिया बताया था ए स्क्वायर, और एक एरिया बताया था इसका 1/2 D1 इंटू D2। यहां से क्या होगा, 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है, 5.2, और ये भी 5.2, तो एरिया कितना निकल के आएगा, यहां से आपको समझ में आ गया कि 2 से काट देंगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगा। फिर एरिया निकल के आएगा वो स्क्वायर रूट, मतलब उसकी जगह क्या रखोगे आप, ए स्क्वायर, और ए का अंडर रूट लोगे। अब मान लो ये पॉइंट में रखा हुआ है तो थोड़ा सा आपको कठिन जरूर लग रहा होगा। मान लो हम इस तरीके से ले लें, ये मान लो 10 था, चलो ऐसे ले लेते तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो ये 10 ले लिया आपने, तो 1/2 यहाँ क्या आएगा, 10 इंटू 10, इससे ये कैंसिल हो गया 5 बार, तो कितना आया 50, एरिया बराबर 50 आ गया, तो ए स्क्वायर बराबर आया 50। दिस इंप्लाई दैट ए बराबर आएगा 5√2। अब आपको एरिया चाहिए तो 5√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 25 इंटू 2 यानी 50, और ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5√2, और अगर परिमाप चाहिए तो 4 इंटू 5√2 यानी कि 20√2। तो इस तरीके से हमारे वर्ग का कोई भी क्वेश्चन हमें मिल सकता है, या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और या 1/2 D1 इंटू D2 लगेगा। और एक और चीज, मान लो D1 दिया है तो D2 तो आप अपने आप निकाल ही लेते हो। अब एक चीज और दी है, सपोज दैट एक जी वर्ग है, देखिए पहले आप वर्ग को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा वर्ग जैसा दिखना चाहिए, वर्ग बना दो लो, और जे इसकी क्या है, डायगोनल बना दिया। मान लो इस वर्ग का डायगोनल, एक डायगोनल ए है, या पूरा डायगोनल 8 है, कितना है, AC बराबर है 8, बीच में है O, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4, और चूंकि ये भी बराबर है तो ये भी 4 4 हो जाएगा। यहां होता है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल होता है, इसको मान लो A, तो जो A बराबर निकलेगा वो कैसे निकलता है, A स्क्वायर बराबर निकलता है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 बराबर 32, यानी कि A की जो वैल्यू निकलेगी आएगी 4√2 आ जाएगी। यानी कि इसमें कौन सी थ्योरम लगा दी हमने, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। कौन सी थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, और इस पर किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। चूंकि हम इस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो में नहीं समझा सके, हम कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं वीडियो में, इससे रिलेटेड हम आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करा देंगे। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे और आप चिल्लाने लगेंगे कि सर आयत की, वर्ग की और त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए, परिमाप को निकालने के लिए, अच्छे से अच्छे समझने के लिए हमें वर्कशीट चाहिए, हम उस समय आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करा देंगे। ओके, नेक्स्ट, किसी समुद्रबाग त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, जैसे ही अब इस क्वेश्चन को हमने बहुत देर तक रोके रखा, क्यों, जब हमने त्रिभुज को समझाया था, आपको याद होगा कि त्रिभुज को हमारे दिमाग से निकल गया, जब त्रिभुज को समझाया तो त्रिभुज का एरिया हमने, त्रिभुज का एरिया केवल इस तरीके से ले दिया, एक 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर दूसरा एक और दे दिया था कि 1/2 अंडर रूट S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस के सी, ये यूरोन्स फॉर्मूला बता दिया था। लेकिन हमारे S का मान भी बताया था A प्लस बी प्लस C/2, लेकिन ये दिमाग में अभी निकल गया कि इसमें दो तरह के ट्रायंगल और हो सकते हैं,
नंबर 1 लिख लीजिए कि अगर यहाँ ए है और यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो इस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोल रहे हो आप? इस ट्रायंगल को बोलोगे समद्विबाहु, हिंदी में और इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो भी हो। अब इसका जब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जो होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये निकलता कैसे है, हम इसको बताते हैं आपको, क्योंकि ये इसी से निकलता है जो अपने छोड़ दिया था, 1/2 बेस इंटू हाइट करके छोड़ दिया था। कैसे, जल्दी से देख लीजिए, थोड़ा फास्ट। मान लीजिए जे आपके पास बी है और जे ए है और जे ए है, यहां आपने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये दो भागों में बट गया, b/2 और b/2। समझे ना इस बात को? और इसको हमने h मान लिया। अब इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी डी, यानी कि ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। इसमें क्या होगा, a² = b/2 का होल स्क्वायर प्लस h², कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां से a² ऐसा कैसा ही, माइनस के b²/4 इधर आ जाएंगे और यहां h² बचेगा। यहां से h² की जब वैल्यू निकाली तो 4a² माइनस के b²/4 बचेगा, और जब h की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ऊपर लग जाएगा, 4a² माइनस के b² नीचे आ जाएगा 2। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2, इसका बेस हमने मान लिया है b, तो b आ गया, और हाइट कितना निकल के आ गई, 4a² माइनस b²/2, 2 का इंटू 2 से हुआ तो 4, यानी कि हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस एरिया का यूज करेंगे। अब देखिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसमें क्या करेंगे अब, चूंकि b का मान किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमें 4 यूनिट स्क्वायर, यदि असमान भुजा की लंबाई, यानी असमान भुजा कौन सी है इसमें, b, यानी कि 2/4 4a² माइनस b पर 2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 4a² माइनस के, यहां से क्या होगा, ऐसे लिख लो इसको, 4a² माइनस के 4 = 8, दोनों ओर का वर्ग कर दो तो 4a² माइनस के 4 = 64। यहां से 4a² = 64 + 4, दिस इंप्लाई दैट 4a² = 68, 4 से इसको काट दो 70, तो a बराबर आएगा हमारा √70। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट स्क्वायर है, यदि असमान भुजा की लंबाई 2 यूनिट हो, तब बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। बराबर भुजाओं की लंबाई क्या आ गई, √70। नेक्स्ट, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब एक और होता है अपने पास समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये सब बराबर होती है, ये ए और ये, तो इसका जो एरिया निकलता है आप जानते हैं कि √3/4 और a² होता है। ये भी उसी पैटर्न से निकलता है जिस पैटर्न से हमने अभी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था।
हम क्या करते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं और ये एच निकालते हैं और ये एच a/2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये a/2 में, और इसकी जब जो एच निकालते हैं क्या होता है, पूरा एच निकाल के दिखाई देते हैं कि a² = a² + 4 + h², और जब h² की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, a² - a² / 4 = 3a² / 4। दिस इम्प्लाई दैट h की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाती है, √3/2a। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। अगर समबाहु त्रिभुज की हाइट पूछे, समबाहु त्रिभुज की हाइट पूछे तो क्या कर देंगे आप, √3/2 × a कर देंगे। ओके, अब मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं, त्रिभुज, आयत और वर्ग, इनके पूरे फॉर्मूले हो चुके हैं, और भी जो कोई एक आध फॉर्मूले होंगे कभी क्वेश्चन में जब फ्रेम होते हैं तब बता देंगे, है ना। हमने ज्यादातर प्रयास कर दिया है, फिर भी हम इससे रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस के लिए त्रिभुज से, आयत से और वर्ग से 10-10 क्वेश्चन की एक वर्कशीट तैयार करेंगे, और जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमें मैसेज कर देना, है ना, कैसे भी, तब आपको ये वर्कशीट मिल जाएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।